हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो वीडियो है वो है सेकंड पार्ट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 11 के बिजनेस स्टडी का। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है फर्स्ट वन बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, तीसरा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है, चौथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आखिर होता कैसे है, पांचवा जो लास्ट पोर्शन है ई बिजनेस का कि एक ई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स ऑन द लेटेस्ट वीडियोज़। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। सो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस आखिर होता क्या है। बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स का जब बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज अ वेरी शॉर्ट वर्ड टू रिमेंबर द पॉइंट्स, GM SEC। अब G फॉर क्या है, तो G फॉर है हमारा ग्लोबल रीच, ठीक है। M फॉर हो गया मोटिवेशन टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी। S फॉर हो गया स्पीड, E फॉर हो गया एज ऑफ फॉर्मेशन एंड C फॉर हो गया कन्वीनियंस। अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक एक करके उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है G फॉर ग्लोबल रीच। सो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से वो ओवर द इंटरनेट ना कि सिर्फ अपने देश में बल्कि साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में अपने प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से बेच पाए। सो ई बिजनेस में ग्लोबल रीच ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, वो है मोटिवेशन टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डू द बिजनेस एक्टिविटी ओवर द इंटरनेट or any other computer network, which gives the benefit to avoid the most use of papers. So इसका benefit क्या होता है कि हम चूंकि ज़्यादा पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, we are saving the papers, और पेपर सेव करने का मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है we are saving our environment. So you can say that e-business is moving towards a paperless society. बात करते थर्ड पॉइंट का, दैट इज एज फॉर स्पीड। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर सपोज कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने किसी रिलेटिव को, तो दो तरीका मैंने चुना। एक तो अल्टरनेटिव ये चुना कि लेट वी पोस्ट अ लेटर, आइदर रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, और दूसरा का बात करें तो मान लेते हैं कि वी हैव सेंड मेल थ्रू ईमेल और जीमेल। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई विच विल रिस्पॉन्स फास्टर, तो आंसर ऑब्वियसली होगा जीमेल। वो विद इन अ सेकेंड क्या होगा, सेंडर से रिसीवर के हाथों में पहुंच जाएगा। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है इट इज मोस्ट फास्टर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ एक और पॉइंट हम जोड़ सकते हैं, वो हो गया लोअर
इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज़ है भाई, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। तो ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ना कि सिर्फ फॉर्मेशन, बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर के तो ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में। ऐसा आखिर होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि ई बिजनेस में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ ही साथ ज़्यादा किसी पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक स्टोर्स एंड ऑल। तो यहाँ ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है। तो फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, वो है सी फॉर कन्वीनियंस। अब ये कन्वीनियंस का बात करें तो एक कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो कहीं पे भी रहते हुए, कहीं पे भी बैठे हुए, किसी भी समय 24/7 ही इज़ कैपेबल टू गेट हिज प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। आखिर ये पॉसिबल कैसे है? क्या रात के 12 बजे हम जा कर के किसी दुकान से अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं? नो, बट इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ ई बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। सो ये तो रहा हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। लिमिटेशंस, अब इसे भी याद करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड हो गया LD रेन। सो L फॉर हो गया लोअर पर्सनल टच, D फॉर हो गया डिले इन डिलीवरी, R फॉर हो गया रिस्क, E फॉर हो गया इथिकल फॉलआउट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस। अब बात करते हैं एक एक करके। सो पहला जो लिमिटेशन है वो है हमारा लोअर पर्सनल टच। अब बात करें ई बिजनेस का, तो जब हम ई बिजनेस करते हैं तो ऐसे में जो सबसे बड़ा समस्या उठता है सेलर के लिए, दे आर नॉट गेटिंग सच पर्सनल कॉन्टैक्ट और सच पर्सनल टच विद द कस्टमर एज वी आर गेटिंग इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। सो यहाँ पे नॉर्मली देखा गया जैसे क्लॉथ्स को लेकर के कोई पर्सनल टच नहीं होने से ऑर्डर्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम को झेलना भी पड़ता है। तो कहने का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन केस ऑफ ई बिजनेस। बात करें सेकेंड, दैट इज डिले इन डिलीवरी। ऑब्वियसली ई बिजनेस प्रोवाइड्स अ फास्टर वर्ड वे ऑफ ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारा गुड्स डिलीवर हो रहा है इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेज। कहने का मतलब सपोज हमारा डिलीवरी आना चाहिए 5 डेज़ में, वो कभी कभी 10-15 दिनों तक भी समय ले लेता है। ऐसे में जो प्रोडक्ट को लेकर के एंथुसियाज्म एक कस्टमर्स के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है ई बिजनेस के साथ। बात करें थर्ड का तो वो है रिस्क। भाई यहाँ रिस्क तो है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बात कि हम किसी पर्सनल टच में नहीं है। बात करें हम जब अपने जीमेल के थ्रू किसी वेबसाइट वगैरह में लॉगिन करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी उनके हाथ में चल जाता है, तो हमारा पर्सनल डाटा खोने का डर होता है। साथ ही बहुत सारे वायरस अटैक्स जिसे हम लोग वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज कहते हैं उसका डर होता है, नहीं तो कहीं कहीं हैकिंग का डर होता है। अब ये वायरस और हैकिंग है क्या, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट, एथिकल फॉलआउट्स। बहुत बार देखा गया है कि जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाते हैं वो कहीं ना कहीं एक वॉच रखते हैं अपना। अब ये आई कैसा होता है, तो ये अपने इंटरनेट के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल डाटास के अंदर घुस जाते हैं।
मे बी वो चेक करने लगते हैं कि वो जीमेल से कहाँ कहाँ इंटरेक्ट करता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एथिक्स का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट, नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। यह सबसे बड़ा जो बात है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे हम सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ को लेकर के सस्ते में भी हम काम करवा सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ऐसे लोग चाहिए जो टेक्निकली बहुत हाई प्रोफाइल्ड हो, और इसके लिए कंपनी को बहुत बार बहुत बड़े अमाउंट को पे करना पड़ता है। सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस रिगार्डिंग ई बिजनेस। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, उसे भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो एक तरफ ले लेते हैं ई बिजनेस को और दूसरे तरफ ले लेते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को। अब इसे कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर आप याद कर पाओ तो कुछ पॉइंट्स के तौर पे ये शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा नीड ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड हो गया ट्रांजैक्शन रिस्क। फोर्थ हो गया फिजिकल प्रेजेंस। फिफ्थ हो गया फॉर्मेशन। सिक्स्थ ले लें तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। G4 ग्लोबल रीच। O for operating cost। एंड लास्ट L for लोकेशन। सो एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा इंटरेक्शन विद सप्लायर एंड कस्टमर। सो इन केस ऑफ ई बिजनेस इट इज पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सप्लायर्स एंड वर्ड कस्टमर। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट, बट अगर यहाँ बात करें यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है इनडायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नीड ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ई बिजनेस के लिए जो लोग चाहिए वो होने चाहिए हाईली टेक्निकल वेल पर्सनालिटी होने चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ के माध्यम से भी काम करवा सकते हो। बात करें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिस्क का, तो ई बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ इन कंपैरिजन ऑफ ई बिजनेस लो होता है। फिजिकल प्रेजेंस का तो ई बिजनेस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर, बट इसके लिए ज़रूरी होता है। फिर बात करें हम फॉर्मेशन का, so it's very easy to form but it is difficult in comparison to e-business। नेक्स्ट अगर बात करें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप का, तो ये लो है, यहाँ पे क्या है हायर है। बात करें हम ग्लोबल रीच का, तो मोर चांस होता है यहाँ ग्लोबली रीच करने का, यहाँ है लेस चांस।
बात करें हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का, सो यहाँ क्या है, लोअर है, यहाँ क्या है, हायर है। और लास्ट वन, लोकेशन डज नॉट रिक्वायर, और यहाँ बिना लोकेशन के आप ट्रेडिशनल बिजनेस का सपना देख ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड व्हाट, ट्रेडिशनल बिजनेस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो नॉर्मली जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम यंगस्टर्स जानते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट कभी अमेजन, कभी फ्लिपकार्ट, कभी स्नैपडील, कभी मिंत्रा वगैरह से ऑर्डर किया है। तो इसमें अगर ध्यान दे तो 3 स्टेज होता है। एक को कहते हैं हम लोग प्री परचेज स्टेज। दूसरा अगर बात करें तो वो हो गया परचेज स्टेज। तीसरा अगर स्टेज का बात करें तो वो हो गया डिलीवरी स्टेज। अब ये है क्या, सो प्री परचेज स्टेज का मतलब आखिर है क्या। तो नॉर्मली देखें हैं हम लोग कि सपोज हमें एक मोबाइल की ज़रूरत है, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैंने गूगल में सर्च किया लेटेस्ट मोबाइल्स। ऐसे में गूगल ने हमें बहुत सारा वेबसाइट का नाम दिखा दिया, बहुत सारा फ़ोन दिखा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मोबाइल हमारे लिए परफेक्ट होगा, कौन सा हमारे लिए सही होगा, इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह को जानने के लिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग किसी वेबसाइट्स में क्या करते हैं, एक बार उसकी दुनिया में चले जाते हैं। जैसे सपोज अमेजन, तो अमेजन में हम लोग सर्च करना चालू करते हैं डिफरेंट मोबाइल्स। अब उसमें से किसी एक मोबाइल को हम पसंद कर पाते हैं। तो प्री परचेज स्टेज में होता क्या, बिफोर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदें, उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लेने का काम हो गया प्री परचेज में। अब अगर बात करें परचेज स्टेज, तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा मेन काम होता है वह है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद निगोशिएशन ऑफ प्राइसेस, और बाद में क्या, ऑर्डर देना, जिसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है। अब ये पेमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे वे हैं पेमेंट का, लाइक COD, दैट इज़ कैश ऑन डिलीवरी, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा गुड्स हमारे पास आता है तो जो डिलीवरी पर्सन है उसको हम लोग उनके हाथों में कैश दे देते हैं। सेकेंड हो सकता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट से ऑनलाइन ही सेलर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड, जिसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। हालांकि 95% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इन्हीं 2 कार्ड्स के माध्यम से होता है, जिसमें 2 कार्ड्स बहुत पॉपुलर होते हैं, एक डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो इंस्टेंटली हमारे अकाउंट से वो अमाउंट कट जाता है, और दूसरे तरफ क्रेडिट कार्ड में हमें एक मौका मिलता है आइदर EMI में कन्वर्ट करने का, या अगर हमारे पास तुरंत पैसा नहीं है तो 45 डेज़ का एटलीस्ट एक टेन्यूर या गैप बोल सकते हैं, वो हमें मिल जाता है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी। इसके अलावा बहुत बार देखे हैं कि बैलेंसेस, जो ई-वॉलेट वगैरह होता है, जिसको डिजिटल कैश के भी नाम से जानते हैं, जैसे बिटकॉइंस एंड ऑल, तो वो एक जरिया बन सकता है हमारा पेमेंट का, जिससे हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो गया मीन्स हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो अब आ जाता है थर्ड स्टेज, दैट इज डिलीवरी स्टेज। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते कैसे हैं, तो इसके लिए जो सबसे पहला काम करना पड़ता है दैट इज रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 चीज़ हम लोग को करना पड़ता है। एक, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है बाय गिविंग आवर पासवर्ड। तो इससे
हम क्या करेंगे, हम उसके वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, मीन्स हम सर्च कर पाएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर वी आर गोइंग टू बाय। सेकंड हो गया रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट जो काम है, अगर थोड़ा सोचें, रजिस्ट्रेशन में हम नॉर्मली कर क्या रहे हैं कि एक सपोज एक अमेजन है, उसमें हम अपने जीमेल और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद उसका एक अपना पेज खुल जाता है और वो पेज क्या करता है, आपको एक मौका देता है टू गो थ्रू द वेरियस प्रोडक्ट्स। तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे आफ्टर सर्चिंग एंड ऑल, ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्लेसिंग एंड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर प्लेस कैसे होगा, तो सपोज़ मैंने एक मोबाइल पसंद किया सैमसंग A50 और इसे मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ। तो ऑर्डर जैसे ही हम देंगे, सेलर का जो वेबसाइट है वो हमसे एक डिमांड करेगा, ठीक है। डिमांड क्या करेगा, हमारा एड्रेस एंड ऑल। तो सब कुछ देने के बाद जो भी हमें मांग रहा है वो सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्डर को क्या प्लेस कर पाएंगे। बट ये ऑर्डर हमारा क्या है, अधूरा है। कब तक, जब तक हम यहाँ पे पेमेंट ना कर दें। अब ये पेमेंट जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, COD हो सकता है, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र हो सकता है, या डेबिट कार्ड हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या कोई डिजिटल कैश है वो हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से हम ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, प्लेस करने के लिए पेमेंट ऑप्शन में जाकर के अपना पेमेंट करते हैं। जैसे हमारा पेमेंट हो जाएगा, नाउ आवर ऑर्डर इज एलिजिबल टू गेट the products delivered at the particular address. तो this is all about online transaction and process of online trading. Next जो बड़ा important topic है वो क्या है, अब बात करते हैं ई बिजनेस ट्रांजेक्शन रिस्क को लेके। यहाँ 3 तरह का रिस्क हमारे सामने आ खड़ा होता है। क्या क्या है वो, तो पहला हो गया ट्रांजैक्शन रिस्क। दूसरा हो गया डाटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज रिस्क, और चौथा हो गया तीसरा हो गया थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्राइवेसी। अब ये है क्या तीनों, तो जब ट्रांजैक्शन रिस्क का बात कर रहे हैं तो यहाँ नॉर्मली 3 तरह का रिस्क आ खड़ा होता है। पहला हो गया डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग और मेकिंग। बहुत बार देखा गया है क्या कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट सेलर को वो ऑर्डर अभी तक मिला नहीं है, या हो सकता है कि कंफर्मेशन जो है वो ऑर्डर को अभी तक नहीं, कस्टमर को नहीं मिल पाया है। दूसरा देखा गया है बहुत बार ट्रांजैक्शन रिस्क में, वह है डिफॉल्ट इन डिलीवरी। बहुत बार देखा गया कि जो गुड्स है, मैंने जो गुड्स ऑर्डर किया वो सेम गुड्स हमारे यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, मीन्स फ्रॉडुलेंट हो जाता है। या हो सकता है कि जो एड्रेस मैंने दिया है उस एड्रेस पे हमारा गुड्स डिलीवर नहीं हो रहा है, तो दैट इज डिफॉल्ट इन डिलीवरी। और तीसरा हो गया डिफॉल्ट इन पेमेंट। हो सकता है मैंने मीन्स बीइंग एज अ कस्टमर आई हैव पेड द मनी बट दैट अमाउंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सप्लायर। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क। अब बात करते हैं डाटा ट्रांसमिशन एंड ट्रांजेक्शन एंड स्टोरेज रिस्क के बारे में।
तो यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या आ खड़ा होता है हमारे पास वो है दो तरह का चीज़। एक तो हो गया वायरस और दूसरा है हैकिंग। अब ये दोनों है क्या? तो ये दोनों ही बहुत डेंजर चीज़ होते हैं अगर बात करें डाटा चोरी होने का या हमारा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाने का, उसको लेकर के। सो वायरस एक्चुअली है क्या? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है, अब ये वायरस है क्या? सो इट इज अ series of command which initiates on other computer system मीन्स ये किसी और के कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बड़ी चुपचाप जाकर के बैठ जाता है और वहाँ से हमारा जो डाटा है उस डाटा को चोरी करता है। अब सिर्फ चोरी ही नहीं, साथ ही साथ क्या करता है, हमारे डाटा को क्या नुकसान भी करता है। ये आखिर एंटर कैसे कर जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? तो बहुत बार देखा गया है कि ये ईमेल के थ्रू या कोई डिस्क हो या कोई पेन ड्राइव हो वगैरह वगैरह चीज़ों के साथ ये हमारे कंप्यूटर में आ बैठता है। बात करते दूसरा, वो है हैकिंग। तो हैकिंग आखिर है क्या? तो हैकिंग एक अनऑथराइज्ड एक्सेसिबिलिटी है जिसमें हैकर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़े जितने भी डाटाज वगैरह हैं उसको चोरी करते हैं। अब इससे बचने क्या कोई उपाय है? तो आंसर है हाँ। हम क्या करते हैं, अपनी डाटाज वगैरह को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और जिस अनरीडेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं जिसको साइफर टेक्स्ट के नाम से कहते हैं। और जब हमें मान लो अपने डाटा की ज़रूरत है तो ऐसे में हम अपने डाटाज को फिर डिक्रिप्ट कर लेते हैं, मीन्स कन्वर्ट कर लेते हैं रीडेबल फॉर्म में। तो ऐसे हम हैकर्स से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लास्ट है थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्राइवेसी। इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार एग्जांपल है। वी हैव सीन मेनी टाइम्स दैट वी हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एनी particular channel and all, but we are getting some promotional and advertising related videos on news etc on our Gmail account. So how it is possible? ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं या जो चोरी करने वाले हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशंस में डूब करके हमारे पर्सनल डाटास को चोरी कर लेते हैं एंड दीज आर यूज फॉर सच एक्टिविटीज़। तो ये हो गया हमारा ई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिस्क। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है, अगर हम ई बिजनेस स्टार्ट करें तो आखिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मोर और लेस हम लोग सभी जानते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ध्यान से सोचें, रिक्वायरमेंट्स फॉर ई बिजनेस, तो थोड़ा अगर ध्यान से खुद से सोचें तो सबसे बड़ा जो चीज़ चाहिए वो है कि वेबसाइट जहां हम अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने ला खड़ा कर पाएंगे। सो वी नीड अ वेल डिजाइंड वेबसाइट। अब सिर्फ क्या हम लोगों ने वेबसाइट बना लिया तो ये काफ़ी है? नहीं, इसको ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो हो गया एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर। अब क्वेश्चन मन में उठता है कि आखिर इसे रन कौन करेगा? तो उसके लिए वो टेक्निकली नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। सो वी हैव टू अपॉइंट such manpower who have such knowledges of running such website or have the knowledge over working the internet। तो ऐसे लोग को हम बोल सकते हैं necessity of technically qualified manpowers। अब अगर बात करें चौथे चीज़ का, बहुत बार देखते हैं कि
हमें कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर से, तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कम्युनिकेशन का वे है, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बाउंड नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज़ द नेसेसिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब फाइनली हम अपना प्रोडक्ट जब बेचेंगे तो पेमेंट कैसे लेंगे, तो सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स। तो ये सब कुछ बातें ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका रिक्वायरमेंट्स पड़ता है इफ़ यू वांट or if you dream to start a e-business. So this is all about today's video. In next video we will talk about a very new topic, that is outsourcing होता क्या है, BPO क्या है और KPO क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।